उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देवभूमि उत्तराखंड में योग के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे राज्य में एक सकारात्मक और ऊर्जावान माहौल का संचार किया। इन आयोजनों का मुख्य केंद्र राजधानी देहरादून रही, जहां पुलिस लाइन में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति ने आयोजन को और भी विशेष बना दिया। उनकी उपस्थिति ने योग के वैश्विक महत्व और भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत को रेखांकित किया। कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और बड़ी संख्या में योग प्रेमियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सभी मौजूद लोगों ने एक साथ विभिन्न योगासनों का अभ्यास किया, जिससे सामूहिक ऊर्जा और शांति का अनुभव हुआ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भराड़ीसैंण गैरसैंण में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में प्रतिभाग करने 8 देशों के राजपूत उच्चायुक्त प्रतिनिधि शुक्रवार दोपहर भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा परिसर में पहुंचे। भराड़ीसैंण पहुंचते ही विदेशी मेहमानों ने उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की प्राकृतिक सुंदरता, हरियाली से भरी वादियां, स्वच्छ वातावरण देखा तो वो सभी अभिभूत नजर आए। उन्होंने गैरसैंण की तारीफ करते हुए इस क्षेत्र को अद्भुत और हर रूप से समृद्ध स्थल बताया। जब 8 देशों के राजदूत, उच्चायुक्त और प्रतिनिधि भराड़ीसैंण गैरसैंण पहुंचे तो उनके स्वागत में उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति की झलक प्रस्तुत की गई। छोलिया नृत्य और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की गूंज के साथ मेहमानों का भव्य स्वागत किया गया। इस सांस्कृतिक स्वागत से विदेशी मेहमान बेहद खुश नजर आए और उन्होंने उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत की सराहना की। गाड़ी से उतरते ही विदेशी मेहमानों ने कैमरों में कैद किए गैरसैंण के खूबसूरत नजारे। देहरादून में सीएम धामी बैठक करेंगे, बताते चले। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 8 देशों के राजदूत शिरकत करने पहुंचे। वहीं इस भव्य कार्यक्रम के अलावा हरिद्वार में एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसको लेकर आयुष विभाग के अपर सचिव विजय कुमार जोगदंडे ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि योग दिवस के मौके पर 8 देशों के लोग गैरसैंण में प्रतिभाग कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के पश्चात मुख्यमंत्री इन सभी 8 देशों के प्रतिनिधियों के साथ निवेश को लेकर चर्चा करेंगे। इस बैठक में उद्योग विभाग, कृषि विभाग, पर्यटन विभाग, आयुष विभाग के साथ मिलकर जानकारी भी साझा करेंगे और प्रदेश में निवेश को बढ़ाने के लिए अनुरोध किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पौड़ी के ऐतिहासिक झांसी मैदान में भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक, मुख्य विकास अधिकारी, विभिन्न विभागों के अधिकारी, स्कूली छात्र छात्राएं एवं स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक योगासन एवं प्रार्थना के साथ हुई। प्रशिक्षकों ने मौजूद लोगों को विभिन्न योग मुद्राओं का अभ्यास कराया और उनके स्वास्थ्य लाभों की जानकारी दी। इस अवसर पर वक्ताओं ने योग को जीवन का अभिन्न हिस्सा बताते हुए इसके नियमित अभ्यास पर बल दिया। पौड़ी विधायक ने अपने संबोधन में कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं, बल्कि आत्मा और शरीर को संतुलन में रखने की एक वैज्ञानिक विधि है। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि वे योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। मुख्य विकास अधिकारी ने भी योग को तनाव मुक्त जीवन का माध्यम बताया और युवाओं से इसके प्रति जागरूकता फैलाने का आह्वान किया।
चारधाम यात्रा में हो रहे हेलीकॉप्टर हादसों को लेकर सरकार लगातार लगाम लगाने के प्रयास कर रही है। 15 जून को हुए हादसे पर धामी सरकार ने कड़ा एक्शन लेते हुए दुर्घटना का शिकार हुए हेलीकॉप्टर संचालित करने वाली कंपनी पर एफआईआर दर्ज की है। तो वहीं 2 पायलट के लाइसेंस को भी केदार घाटी के लिए अनफिट कर दिया है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष ने इन सभी हादसों पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा में हेलीकॉप्टर सेवा देने वाले कर्मचारी और तीर्थयात्री सुरक्षा मानकों को अनदेखा करते हैं, जिसकी वजह से ये हादसे होते हैं। लेकिन सरकार अब एक सख्त एसओपी बनाने जा रही है। इसके बाद हेलीकॉप्टर हादसों को रोका जा सकेगा। वहीं हेलीकॉप्टर हादसों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने इतनी ज्यादा संख्या में हेली सर्विस को लाइसेंस दिए हैं कि पर्यावरणविदों की चेतावनी को भी ध्यान में नहीं रखा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार पुराने वाहन और गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को लेकर तो चेतावनी जारी करती है, लेकिन हेलीकॉप्टर को लेकर ना तो किसी तरह की मॉनिटरिंग की जा रही है और ना ही पायलट के लिए कोई चेतावनी जारी की गई है। और गौरीकुंड में हुए हेलीकॉप्टर हादसे के बाद 2 पायलट के लाइसेंस को भी केदार घाटी के लिए अनफिट कर दिया गया, जो सरकार के ऊपर सवाल खड़े करता है। जब हेली कंपनियों को लाइसेंस दिया गया तो पायलट के लिए उनके लाइसेंस को हिल एंड्रोन्स क्यों नहीं कराया जा रहा। कांग्रेस ने धामी सरकार पर आरोप लगाए हैं। बता दें, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के आरक्षण की अंतिम सूची को लेकर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने 10 जून को एक शासनादेश जारी किया, जिसके अनुसार आपत्तियां आमंत्रित की गईं और उनका निस्तारण जिलाधिकारियों के माध्यम से कराया गया। लेकिन अगले ही दिन यानी 11 जून को नया जीओ जारी कर आरक्षण सूची बदल दी गई और उसे अब अंतिम सूची घोषित कर दिया गया। गोदियाल ने सवाल उठाया कि जब 11 जून को नया जीओ आया तो उसके आधार पर आपत्ति दर्ज करवाने के लिए नई तिथि क्यों नहीं दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता को भ्रमित कर रही है और उसकी मंशा चुनाव करवाने की नहीं है। उन्होंने कहा कि बार-बार आदेश बदलकर सरकार चुनाव प्रक्रिया को टालने का प्रयास कर रही है, जिसे कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि विपक्ष इस तानाशाही रवैये का विरोध करता रहेगा और लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करेगा। ज्वालापुर से बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ की दूसरी शादी का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी पर पूर्व विधायक को अभी तक निलंबित न करने का आरोप क्या लगाया कि धर्मपुर से बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस को खुली चुनौती दे दी और उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ बयानबाजी तक सीमित न रहे। अगर हिम्मत है तो मुकदमा दर्ज कराए और कानून के दायरे में अगर वो आते हैं तो उन पर कार्रवाई जरूर होगी। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई विधायक हो, मंत्री हो, आम हो या खास हो, उसके लिए की सजा जरूर मिलेगी, उसको किए की सजा जरूर मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि मैं कांग्रेस को इस चीज के लिए प्रेरित भी कर रहा हूं कि वे खुलकर आगे आए और इस मुद्दे पर लिखित में शिकायत दर्ज कराए। देहरादून में छात्रवृत्ति योजना में गड़बड़ी की खबर सामने आई है। बताते चले आपको, अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के लिए संचालित केंद्र पोषित छात्रवृत्ति योजनाओं में गड़बड़ी की केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा जताई गई आशंका सही साबित हुई। 4 जिलों के 17 संस्थानों में 1058 अपात्र छात्रों को गलत तरीके से छात्रवृत्ति दी गई। इस सिलसिले में शासन को मिली जांच रिपोर्ट में यह भी पुष्टि की गई है कि लगभग 91 लाख रुपए की छात्रवृत्ति में गड़बड़ी की गई है। सचिव अल्पसंख्यक कल्याण धीराज गर्ब्याल के अनुसार जांच रिपोर्ट का परीक्षण किया जा रहा है। जल्द ही संबंधित संस्थानों के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराने के संबंध में आदेश जारी किए जाएंगे। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने उत्तराखंड के 92 संस्थानों,
स्कूलों और मदरसों में केंद्र पोषित छात्रवृत्ति योजनाओं में गड़बड़ी की आशंका जताई थी। इस मामले पर सचिव धीरज सिंह गबरियाल ने जानकारी देते बताया कि इस मामले की डिटेल रिपोर्ट शासन स्तर से भारत सरकार को सौंपी जा चुकी है, जिस पर कार्रवाई करते हुए अब छात्रवृत्ति में अनियमितता करने वाले संस्थानों पर कार्रवाई जल्द देखने को मिलेगी। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजना सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने बागेश्वर जिले के विकास खंड गरोड़ के ग्राम बैगांव कालरो स्थित राजकीय इंटर कॉलेज सैलानी में चौपाल आयोजित कर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनी। चौपाल में ग्रामीणों द्वारा कुल 28 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। शेष शिकायतों के त्वरित समाधान हेतु संबंधित विभागीय अधिकारियों को 1 सप्ताह की समयावधि में कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। ग्रामीणों द्वारा मुख्य रूप से सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, संचार व्यवस्था और बाढ़ सुरक्षा से संबंधित समस्याएं रखी गईं। पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोड़के द्वारा अब जवानों को स्वस्थ एवं फिट रखने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक बागेश्वर द्वारा पुलिस लाइन बागेश्वर में जवानों की कल्याण हेतु जिम का उद्घाटन किया गया। पुलिस की व्यस्ततम दिनचर्या में स्वयं को फिट रखना एक पुलिसकर्मी के लिए एक चुनौती रहती है, जिसे पूरे करने के लिए ये प्रयास है कि जिससे जवान प्रयोग कर स्वयं को फिट रख सकते हैं। जिम जाने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में कई फायदे होते हैं। नियमित व्यायाम से हृदय रोग, मधुमेह और कुछ प्रकार के कैंसर जैसी पुरानी बीमारियों का खतरा कम होता है। इसके अलावा जिम जाने से तनाव कम होता है, ऊर्जा का स्तर भी बढ़ता है। नियमित व्यायाम से वजन कम करने और स्वस्थ वजन बनाए रखने में मदद मिलती है। पुलिस लाइन में आधुनिक उपकरणों वाला जिम खुलने से कर्मचारियों के चेहरे में खुशी दिखाई दी। बागेश्वर में डॉक्टर आर.के. वर्मा ने पद संभाला। बताते चले स्वर्गीय गोविंद सिंह माहरा राजकीय चिकित्सालय रानीखेत में आज डॉक्टर आर.के. वर्मा ने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का पद संभाला। सर्वप्रथम चिकित्सालय के सभी डॉक्टर्स और कर्मचारियों ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। बता दें कि स्वर्गीय गोविंद सिंह माहरा राजकीय चिकित्सालय रानीखेत में डॉक्टर संदीप दीक्षित के स्थानांतरण के बाद आज डॉक्टर आर.के. वर्मा ने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का पदभार संभाल लिया है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आर.के. वर्मा ने बताया कि सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हमारे मरीजों को कोई दिक्कत ना हो, कोई भी केस रेफर ना हो और जो भी जनहित में कार्य होंगे, चाहे वो रानीखेत अस्पताल में हो या द्वाराहाट में, चौक खुटिया में हो या भिकिया सेंड में हो, सब जगह हम मरीजों को अच्छे से अच्छा इलाज देने का प्रयास करेंगे और हम कर भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम देखेंगे कि इसमें और क्या क्या सुधारात्मक कार्रवाई हो सकती है, उसके लिए क्या प्रयास किया जाएगा। हरिद्वार में धार्मिक स्थलों पर विवाद का मामला सामने आया है। बताते चलें कि दरअसल भारत माता मंदिर के महंत और निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर ललितानंद गिरी ने खुद को आश्रम से बाहर निकालने का आरोप लगाया। उन्होंने संस्था कर पदाधिकारियों पर धार्मिक संपत्ति का बंदरबांट करने का आरोप लगाया, जबकि महामंडलेश्वर के आरोपों पर भारत माता मंदिर के पदाधिकारियों ने सिरे से नकारते हुए इनके आरोपों को निराधार बताया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए महामंडलेश्वर ललितानंद गिरी ने कहा कि उनके गुरु और निवर्तमान शंकराचार्य सत्यमित्रानंद की पुण्यतिथि पर उन्हें भारत माता मंदिर के महंत लिखने पर बेवजह रोक लगाई गई। यही नहीं, उन्होंने संस्था के पदाधिकारियों पर संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने के लिए उन्हें आश्रम से बाहर जाने की साजिश की जा रही है।
महामंडलेश्वर के आरोपों पर संस्था के पदाधिकारी उनके आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए उनके खिलाफ किसी भी तरह की साजिश से भी इनकार किया है। जसपुर में पानी की कमी एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। बताते चलें, जसपुर क्षेत्र में इन दिनों पानी की कमी जंजाल बनी हुई है। जहां एक तरफ भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन, हर घर जल, हर घर नल की योजनाएं चल रही हैं, लेकिन योजनाओं के चलने के बाद भी जसपुर क्षेत्र में इसका कोई खास लाभ मिलता लोगों को नजर नहीं आ रहा है और जल निगम द्वारा शहर में पानी की आपूर्ति समय पर नहीं की जा रही है। सरकारी टंकियों में तीन तीन दिन तक पानी नहीं आता, जिसकी वजह से जनता को परेशानी हो रही है। वहीं जनता अपनी परेशानियों को लेकर नगर पालिका दफ्तर जा रही है, मगर शहर में पानी की समस्या को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष नौशाद सम्राट ने बताया कि पूर्व में भी नगर पालिका ने जल संस्थान को 44 लाख रुपए दिए थे, जिसमें 28 जगह पाइपलाइन डालनी थी। विभाग ने पाइपलाइन तो डाली, मगर रोड बिल्कुल बेकार कर दी, जिसमें विभाग से कहा गया कि जिसमें उन्होंने कहा कि सही करा देंगे, लेकिन उनके उच्च अधिकारी रामनगर बैठते हैं। अब शिकायत की जाए तो किससे? और दूसरी बात है, शहर में पानी को लेकर इतनी परेशानी है कि कभी भी पानी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है और जनता नगर पालिका को परेशान कर रही है और ये नगर पालिका कोई जवाब भी नहीं दे रही। देहरादून में डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बताते चले, डेंगू के 2 नए मरीज मिले हैं। इनमें से एक मरीज देहरादून और दूसरा बाहर से है। जिले में अब तक डेंगू के 112 मामले रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 93 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल जिले में 19 सक्रिय मरीज हैं। वहीं देहरादून मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि शहर के सभी नदी नाले में लगातार फॉगिंग की जा रही है। वहीं लोगों के घर जाकर के डेंगू के लार्वा को नष्ट करने का काम भी किया जा रहा है। साथ ही साथ घर में पानी जमा न करने की अपील लोगों से की जा रही है। बताते फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।